बचपन में माँ कहाँ कहती थी कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके साथ क्या होगा उससे डर लगता है। शायद माँ ठीक ही कहती थी। राधिका को आज इस कहावत का अर्थ भली भांति समझ आ गया था। मानो माँ उसके भविष्य का लेखा जोखा पहले ही जान गई थी। इसीलिए यह कहावत बार बार दोहराती थी। फिर एक या दो नहीं, पूरी 3 बेटियां उतर आई थीं उनके आंगन में। इसलिए माँ को फिक्र होती थी कि कैसे होगी तीनों की परवरिश। पहले पढ़ाई, फिर ब्याह। सबसे छोटी बेटी मैं, राधिका, थी। माँ को चिंता में देखकर पिताजी कहते, क्यों बेकार में चिंता कर रही हो? सब अपनी अपनी मेहनत लेकर आई हैं। अजी, तुम्हें क्या पता? जब मैं 4 औरतों के बीच बैठती हूँ तो उनका पहला सवाल यही होता है कि कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। तो सुनते ही सबके मुंह इस तरह खुल जाते, मानो कोई अनचाहा जीव देख लिया हो। फिर उनकी टिप्पणियां शुरू हो जाती। आज तो एक बच्चे को पालना ही कितना महंगा है, उस पर आपके 4 4 बच्चे, उनमें से 3 बेटियां। बहन जी, कितनी चिंता होगी ना आपको। अच्छा, तो ये टेंशन उन औरतों की दी हुई है तुम्हें? तुम बैठती ही क्यों हो ऐसी औरतों के बीच? अगर अब कुछ कहें तो कहना कि बहन जी, हमारी बेटियां हैं, कैसे पालनी है, हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। पिताजी बड़े ही मजाकिया तरीके से माँ को शांत कर देते। समय को देखते हुए शायद माँ की चिंता भी जायज थी। दरअसल कुल को रोशन करने वाला चिराग तो उनके घर में पहली बार में ही जल गया था। ये तो सहयोग कहिए कि उसके बाद प्रिया, अनन्या और फिर मैं, एक के बाद एक 3 बेटियां आती चली गईं। पापा रेलवे विभाग में अच्छे पद पर थे, इसीलिए आर्थिक परेशानी नहीं थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए सबकी लाडली भी थी। उसी लाड प्यार ने मुझे कुछ कुछ शरारती भी बना दिया था। किसी भी बात को लेकर जिद करना मैं अपना हक समझती। मेरी हर जिद पूरी भी कर दी जाती। यहाँ तक कि कभी दीदी और भैया की कोई चीज पसंद आती तो झट से रोते रोते माँ के पास पहुंच जाती कि मुझे वह दीदी वाला खिलौना चाहिए, वह भैया वाली कार दिलाओ ना। तब माँ झंझट टालते हुए दीदी भैया से कहती, अरे प्रिया, अनन्या, दे दो ना, छोटी है ये। क्यों रुला रहे हो अपनी छोटी बहन को? इतनी सी चीज नहीं दे सकता, कैसा भाई है तू? पापा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया। अर्जुन की व्यवसाय में रुचि थी, इसीलिए एमबीए करके उन्होंने अपना बिजनेस जमा लिया। दोनों बहनों ने भी अच्छी शिक्षा पाई। फिर पापा ने तीनों का विवाह भी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे घर देखकर कर दिया। बीच शहर में लंबा चौड़ा मकान भी बन गया हमारा। दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गईं। रह गए घर में मैं, माँ, पापा और भैया भाभी। हम बहनें पापा के बहुत करीब थीं, अपने मन की हर बात उनसे शेयर करतीं। इसीलिए दोनों बेटियों के जाने पर पापा उन्हें बहुत मिस करते थे। वे कहते कि अब राधिका का ब्याह आराम से करूंगा, घर में जब तक अर्जुन के बच्चे भी हो जाएंगे। एक दिन अचानक हमारी खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया जब एक सड़क दुर्घटना में पापा हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने का सबसे अधिक खामियाजा माँ के बाद मुझे ही भुगतना पड़ा। सबका घर संसार बस चुका था, मगर मेरे सपने तो अभी कुंवारे ही थे। अब कौन इतने अरमानों से मुझे डोली में बैठाकर विदा करेगा? वक्त कैसे पल में करवट बदलता है, ये मैंने पापा के जाने पर देखा। घर की सबसे लाडली बेटी देखते देखते बोझ लगने लगी थी। शायद इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। घर में सभी को मेरे ब्याह की चिंता सताने लगी, क्योंकि सारी व्यवस्था पापा ने पहले ही कर रखी थी, इसीलिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। मगर कुछ अरमान थे जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। खैर, यही आकर मानसिकता का रहस्य खुलता है कि हम न चाहते हुए भी घटनाओं का उलझना देखते रहते हैं, अनजान दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। व्यापार के सिलसिले में भैया का यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात विहान से हुई। भैया को विहान होनहार, सज्जन और लायक लगे। उनके परिवार में माँ के अलावा और कोई नहीं था। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। छोटा परिवार, अपने में स्थापित। हर माँ बाप ऐसे रिश्ते को झटपट हथिया लेते हैं। माँ ने भी फौरन हाँ कर दी। मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर माँ तो मानो गंगा जी नहा गई। विहान का अपना व्यापार था, उनके भी पिताजी नहीं थे। पर परिवार में इकलौते बेटे, माँ और वे, कुल मिलाकर हम 3 प्राणी थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। अपनी मेहनत और लगन से विहान ने व्यापार भी अच्छा खासा जमा लिया था। काल के इन पर चलते चलते सफर का अंदाजा नहीं हुआ।
कब 2 साल बीत गए। अब तो रवि भी गोद में आ गया था। मगर वक्त हर जख्म पर मरहम लगा देता है। पापा की स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थीं। विहान के प्यार और रवि की परवरिश में मैंने खुद को पूरी तरह रमा दिया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि कुछ दिनों से विहान के पैरों में दर्द रहने लगा। शुरू में सोचा काम की थकान की वजह से हो रहा होगा। विहान ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। बस उसकी पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत करते। कुछ घरेलू उपचार किए, मालिश कराई, मगर दर्द था कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। विहान दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। न खाने में न ही सोने में उनकी रुचि रही। सारी रात पैरों की पीड़ा से कराहते। सच में देखा नहीं जाता था उनका यह दर्द। इन 4 महीनों में तोड़ कर रख दिया था इस दर्द ने। उनका वजन तेजी से घट रहा था। सिर के बाल तेजी से सफेद होने लगे। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन। इन 4 महीनों के दर्द ने उन्हें 35 साल का इंसान बना दिया था। अफसोस, मैं चाहकर भी रातों में उनके दर्द के साथ जागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। बस पैरों को हल्के हल्के दबाती रहती। जब हाथों का स्पर्श ढीला पड़ जाता तो विहान समझ जाते कि मैं थक गई हूँ। तब मेरा मन रखने को कह देते कि अब आराम है, सो जाओ। इंदौर तक डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर रोग था कि पकड़ में ही नहीं आ रहा था। फिर मित्रों के कहने पर कि बाहर किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए, अतः मुंबई दिखाने का तय हुआ। रवि अभी छोटा था। मुझे छोटे बच्चे के साथ परेशानी होगी, इसीलिए विहान के एक मित्र अखिल और माजी दोनों ही साथ मुंबई गए। मेरे लिए आदेश था कि तुम चिंता न करो, फोन से सूचना देते रहेंगे। उन्हें गए 2-3 दिन हो गए, मगर कोई खबर नहीं आई। मैं रोज पूछती कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो माँ जी का यही जवाब होता कि अभी डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, आने पर पता चलेगा। 5वें दिन माँ जी, अखिल जी और विहान तीनों ही बिना किसी सूचना के घर आ गए। मैं तो अचंभित ही रह गई थी। ये क्या माँ जी, न कोई फोन न खबर। आप तो इलाज के लिए गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है? मगर सभी एकदम खामोश थे। कोई कुछ बताता क्यों नहीं? सभी सदमे में थे। विहान का चेहरा भी उतरा था। माँ जी को तो मानो किसी ने निचोड़ दिया। सच भी था। वह माँ भला क्या जवाब देती, जिसने पति के न रहने पर जाने कितनी जुल्मतें सहकर अपने बेटे को इस उम्मीद पर बड़ा किया कि उसका हंसता खेलता परिवार देख सके। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई है तो मौत से भी बेपरवाह थी। मगर आज उसी माँ के इकलौते बेटे को डॉक्टर ने चंद महीनों की मोहलत देकर भेजा है। जी हाँ, डॉक्टर ने बताया कि विहान को फेफड़ों का कैंसर है, जो अब लाइलाज हो चुका है। दुनिया का कोई डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता। उनके अनुसार 4-5 महीने जितने भी निकल जाएं, बहुत हैं। जो घर कभी रवि की किलकारियों से गूंजता था, वहां अब विहान के दर्द की कराहें और एक बेबस माँ की आहें ही सुनाई देती थीं। मैं उन दोनों के बीच ऐसी पिसकर रह गई थी कि खुलकर रो भी नहीं पाती थी। घर का जब मजबूत खंभा भरभराकर गिरने लगे, तो कोई तो हो जो अंतिम पलों तक उसे इस उम्मीद पर टिकाए रखे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। घर में अब हर समय मायूसी छाई रहती। किसी काम में मन नहीं लगता। जिंदगी के दीपक की लौ डूबती सी लग रही थी। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर भी ममता की डोर और 7 फेरों के अटूट बंधन में अब भी आशा का एक नन्हा दीपक टिमटिमाता। मगर धर्म और आस्था की तो कोई चीज है दुनिया में। फिर भी जब व्यक्ति संसार से हताश हो जाता है तो इसी आखिरी लौ के पीछे भागता। यूं तो कैंसर नाम ही इतना घातक है कि मरीज उसके सदमे से ही अपने जीने की उम्मीद खो बैठता है। डॉक्टर भी अपनी जगह गलत नहीं थे, मगर बावरा मन भला कैसे मानता। वह जो यहाँ भी रोशनी की किरण दिखाता, हम विहान को लेकर दौड़ पड़ते। प्रेम और ममता के आगे विज्ञान का ज्ञान भी धरा रह जाता। हम सभी जानते थे कि विहान एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर फिर भी कीमोथेरेपी कराई कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। पैसा पानी की तरह बह रहा था। व्यापार तो लगभग ठप ही समझो। इधर विहान की भागम भाग में रवि की अनदेखी होने से वह बीमार हो गया। सच में जिंदगी हर तरफ से मेरा इम्तिहान ले रही थी। हम विहान को 6 माह से ज्यादा न झीला पाए। माँ जी तो एक जिंदा लाश बनकर रह गईं। अगर रवि न होता हमारे पास तो शायद हम दोनों ही उस दिन मर गए होते। मगर जिंदा थे, इसीलिए आगे की चिंता सताने लगी। व्यापार खत्म हो चुका था। घर बैंक के लोन से बना था। अभी तो मात्र 1/4 किस्तें ही भर पाए थे, और अब यह क्रम जारी रहे उसकी कोई संभावना नहीं थी।
अतः मकान भी यहाँ से जाता रहा। किसी ने सच कहा है, बुरे वक्त पर ही हमारे अपने इंसानों की परख होती है। इसी मुश्किल घड़ी में दोनों बहनों ने अपने अनुसार बहुत मदद की, मगर अर्जुन भैया कुछ मुंह चुराने लगे हैं। यह ख्याल एक पल को मन में आया अवश्य था, मगर अचानक परेशानियों के हमले ने इतना विचलित कर दिया था कि इस बारे में गंभीरता से सोच सकूं, इतना समय ही नहीं मिला। जबकि माँ अभी जिंदा थीं, किंतु शायद माँ की हुकूमत नहीं रह गई थी। अब घर में भुक्तभोगी थीं। वह यह समझ नहीं पा रही थीं कि हमारे समाज में आज भी वैधव्य के आते औरत का रुतबा कम हो जाता है। बचपन वाली वे माँ कहीं खो गई थीं, जो मेरे जरा से रोने पर दोनों बहनों, प्रिया और अनन्या और अर्जुन भैया से उनकी चीजें भी मुझे दिला दिया करती थीं। मन में कहीं कुछ कसकता था, तो वह यह कि विहान के अभाव में रवि को वह खुशी, वह सुख नहीं दे पाई, जिसका वह हकदार था। हालांकि बहनें उसके खिलौनों और कपड़ों का पूरा पूरा ध्यान रखतीं, मगर यह तो प्यार था, उनका हक तो फिर भी नहीं। हालात कुछ ऐसे बने कि गृहस्थी किराए के एक छोटे से मकान में सिमट कर रह गई। हालात इजाजत न देते कि घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करूं, क्योंकि माँ जी और रवि की देखभाल ज्यादा जरूरी थी। सामने एक तरफ दिशाहीन जीवन था, तो दूसरी ओर रवि का अंधकारमय भविष्य। क्या होगा? चिंता में सीढ़ियों पर बैठी थी। अचानक प्रिया दीदी को करीब पाकर चौंक गई। अरे दीदी, आप कब आई? पता ही नहीं चला। अभी आई हूं। तुम शायद किसी सोच में खोई थी। हाँ दीदी, ये बेल देख रही थी। जितने जतन से इसे लगाया था, रोज सींचती थी। देखो, कैसे अब फूलों से लद गई। मन को बहुत सुकून देती है। मैंने इसे इस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा दिया था। देखो ना, कल रात तेज आंधी से वह पेड़ धराशायी हो गया। अपना आश्रय छिनते ही देखो, कैसे जमीन पर आ गिरी। एकदम निर्जन सी, असहाय, बिल्कुल हमारी तरह। एक आलंबन के बिना हमारी जिंदगी भी तो ऐसी होकर रह गई है। ना दीदी, चल, उठ, बहुत सोचने लगी है। ऐसे ही सोचती रही तो रवि की परवरिश कैसे करेगी? यह देख, दीदी ने बेल को फिर से कपड़े सुखाने वाले तार पर लपेटते हुए कहा, ले, मिल गया सहारा। अब फिर से हरी हो जाएगी यह बेल। दीदी, जिंदगी भी इतनी आसान हो सकती है। यदि कोशिश की जाए, तो कुछ मुश्किलें तो अब भी कम हो सकती हैं। राधिका, दीदी की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी दीदी। राधिका, अर्जुन भैया की बेरुखी किसी से छिपी नहीं। आज संकट की इस घड़ी में उन्हें जहां सबसे आगे होना चाहिए था, वहीं वे मुंह चुराने घूम रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि माँ भी खामोश हैं। क्या मजबूरी है उनकी, मैं नहीं जानती। दीदी, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बिना पति के। भला इससे बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है उनकी? आखिर उनका बुढ़ापा तो भैया की पनाह में ही कटना है ना। इसका मतलब बेटी के एहसासों की कोई कीमत नहीं? आखिर उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उनकी। घर उनका है, पापा की पेंशन है। कौन सा वे भैया के सहारे जी रही हैं? दीदी, माँ समाज को तो नहीं बदल सकती ना। जहां आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों के साथ रहने में ही माता पिता का सम्मान कायम माना जाता है। मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। चल, छोड़ अब यह सब। राधिका, मैंने अनन्या से और तुम्हारे दोनों जीजा से बात करके यह तय किया है कि वे भैया से बात करेंगे। आज समय बदल चुका है। कानून ने भी बेटियों को पिता की पूंजी में बराबर का हक देने की बात को स्वीकार किया है। पगली, यह नाते रिश्ते, सगे संबंधी होते किस लिए हैं? वक्त बेवक्त सहारे के लिए ही ना। जो बुरे वक्त में काम ना आए, वह भला कैसे अपना? राधिका, आखिर सबने मिलकर भैया को समझाने का प्रयास किया कि संपत्ति में से राधिका को कुछ हिस्सा दे दिया जाए। प्रिया और अनन्या दीदी ने यहां तक कह दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, कहें तो लिख कर दे दें। मगर आज राधिका पर जो विपदा आई है, उसमें तुम्हें खुद आगे होकर यह कदम उठाना था। मगर भैया नहीं चाहते थे कि पिताजी की जायदाद में से मेरा भी हिस्सा कर दिया जाए। तभी किसी ने उन्हें अकेले में ले जाकर सलाह दी, खैर, मनाओ। बाकी दोनों बहनें कुछ नहीं मांग रही हैं। मान जाओ, वरना कोर्ट की बारी आई तो हो सकता है 4 हिस्से बराबर के करने पड़ें। तब बुझे मन से भैया को यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा। भाभी पर तो मानो वज्रपात हो गया। खैर, पिताजी के मकान का एक हिस्सा मेरे नाम करा दिया गया। मैं विवश, न चाहते हुए भी इस बेरुखी भरे माहौल में अपने स्वाभिमान को गिरवी रख मायके आ गई, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है। पानी में लकड़ी पड़ गई तो पानी भला कहाँ दूर होने वाला? कुछ नहीं,
तो अपनों के करीब रहूंगी। मगर यह मेरी भूल थी। यहाँ तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल चुकी थी। कोई अपना न रहा था। दौलत के हिस्से ने घर के बंटवारे के साथ ही दिल के बीच भी दीवार खींचती थी। मेरे स्वाभिमान को यह जरा भी गवारा न था, मगर लाचार थी। कोई और चारा भी तो नहीं था। वहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। पास पड़ोस के लोगों ने इससे मेरी मदद की। बेगानों की मदद से जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थी। भाभी खुद कभी न बोलती। जितना मैं बोलती, उसका भी बड़ी बेरुखी से जवाब देती। भैया तो मानो आज भी नाराज हैं। माँ जो अक्सर शाम को लॉन में कुर्सी डालकर बैठती थीं, मेरे जाने के बाद कम ही बैठतीं। शायद बहू बेटी के झंझट से मुक्त रहना चाहती थीं। मुझे खुद नहीं, बल्कि तरस सा माँ पर लगता। मेरे कारण बटकर रह गई हैं वे। दो आवाजों के बीच में भैया के बच्चे मोहित और पार्वती बड़े थे। अपने और पराये के भेद को जानने लगे थे। अतः कभी मेरी तरफ खेलने ना आते, किंतु इन सब चालों से अनजान रवि जब भी उन्हें खेलते देखता, उनके साथ हो लेता। एक दिन जाने कैसे रवि बच्चों के कमरे से खेलते खेलते खिलौना उठा लाया। खैर, बच्चा ही तो था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि भाभी के प्रेम वचन सुनाई दिए। हमारे घर पर तो अधिकार जमा ही लिया। अब क्या, धीरे धीरे घर का सारा सामान भी हड़पने का इरादा है। मैंने स्थिति को समझते हुए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। आखिर बच्चा ही सही, गलती रवि की ही थी। फिर आए दिन इस तरह की कोई न कोई घटना होने लगी। समय के साथ यह एहसास भी हुआ कि यह सब अनायास नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। एक दिन शाम के समय भाभी लगभग चीखते हुए आ गईं। तुम यहाँ कमाई में लगी रहो और तुम्हारा कुलदीपक हमारे यहाँ बैठा नुकसान करता रहे। ये सब नहीं चलेगा। देखो, कितना सुंदर फ्लावर पॉट था, तोड़ दिया ना इस उजड़ ने। कितना महंगा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही मोहित बोल पड़ा। मगर मम्मी, ये तो कल पार्वती से टूटा था। चुप रह शैतान, तुझे पता भी है कुछ? अपना दांव बिखरते देख भाभी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गईं। आखिर मोहित बच्चा ही तो था, अतः बोल गया। बच्चे की बोली चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मगर वक्त ने मेरे मुंह पर मजबूरी और एहसानों का ताला जो जड़ दिया था। खैर, मुझे भाभी के इरादे अच्छी तरह समझ आ गए। रहना तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी, ऐसे किसी का कृपा पात्र बनकर। मगर जीजी जीजा जी ने जो मेरे खातिर इन लोगों से बुराई मोल ली थी, उसका मान भी तो रखना ही था। अब मैं संभल गई। बच्चों को पढ़ाते वक्त रवि को भी अपने साथ लेकर बैठती। किसी न किसी तरह उसे उलझा रखती, ताकि फिर न झंझट को न्योता देने आए। मगर बच्चे की चपलता को भला कौन बांध सका है। इधर भाभी, जो कि फिराक में ही बैठी थीं। पिछले 2 दिनों से माँ जी की तबीयत खराब थी। इतना तेज बुखार था कि मुझे ट्यूशन की भी छुट्टी करनी पड़ी। मैं उनकी ही देखभाल में लगी थी कि जाने कब रवि मेरी नजरों से निकल भाभी के घर पहुंच गया। उसका ध्यान तब गया जब उसके जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं जल्दी ही उस ओर भागी। मेरा बच्चा पीठ और पैरों को हाथ लगाकर रो रहा था। भाभी ने न जाने किस अपराध के लिए उसे स्केल से इस कदर पीटा कि निशान उभर आए थे, पीठ और पैरों पर। कभी पीठ को हाथ लगाकर तड़पता, तो कभी पैरों को पकड़कर। क्या कोई इतना भी निष्ठुर हो सकता है? गोद में लिटाकर उसे हल्के हल्के थपकियां देने के अलावा मैं कर भी क्या सकती थी? वह सो गया। उसका मासूम पीड़ा से भरा चेहरा मेरे सामने था। मस्तिष्क में अनंत सवालों के बादल घुमड़ रहे थे कि कानून की मोटी मोटी किताबों में जाने कितनी धाराएं बनेंगी और बदलेंगी। बेटी को बाप की वसीयत में बराबर की हिस्सेदारी मिली। यह खबर अखबारों की सुर्खियों में ही भली लगती है। वास्तविकता तो यही है जो उसके साथ घुट रही है। क्या वास्तव में बाप की वसीयत से बेटी का हिस्सा निकालना इतना तकलीफदेह है? इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता कि अगर वह हिस्सा लेती है तो उसे प्यार, मोहब्बत, दौलत को खोना होगा। क्योंकि आज बाबुल के मन का आंगन इतना संकुचित हो चुका है कि वहां प्यार या पूंजी में से कोई एक ही समा सकता है, चाहे वह एक बेटी के द्वारा अपनी परेशानियों में उठाया गया कदम ही क्यों ना हो। आज समाज और कानून के बल से उसने यह हिस्सा भी पा लिया, तो क्या उसके लिए उसे अपनों के अपनत्व की आहुति देनी पड़ेगी? यह उसने कभी सोचा नहीं था। ऐसा क्यों कि जिस बेटी को बचपन से बड़े नाजों से पाला जाता है, उसी बेटी के ब्याह होते ही उसके प्रति न केवल लोगों का, बल्कि उसके जन्मदाता माँ बाप के नजरिए में भी परिवर्तन आ जाता है।
जब बेटियां अपने मायके की खुशहाली के खातिर अपना तन, मन, धन सब समर्पित कर सकती हैं, तो अपनी मुसीबतों के पलों में उनकी ओर उम्मीद भरी आंखों से निहारने पर यह तिरस्कार क्यों? आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।